दोस्तों, चीन ने भारत को RCEP में शामिल होने का ऑफर भेजा है। एक ऐसे समय पर जब चीन के ऊपर 100% से भी ज्यादा टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगा दिया गया है और भारत के ऊपर भी अमेरिकी टैरिफ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में चीन की ये चाल काफी कारगर हो सकती है अमेरिका के साथ लड़ाई में और भारत चीन के काफी करीब इससे आ सकता है। इस ऑफर के बारे में और क्या है ये RCEP, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर इजराइल को लेकर आ रही है, जिसने भारत को एयर टू एयर में अपनी सबसे एडवांस मिसाइल का ऑफर दिया है और भारत के पास जो मौजूदा मिसाइल इस वेरिएंट की है, इससे 2 गुनी ज्यादा रेंज इस मिसाइल की होने वाली है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत और चीन के बीच आर्थिक रिश्तों में हाल ही में एक नया मोड़ देखने को मिला। अमेरिका के द्वारा चीन पर सख्त टैरिफ लगाने के बाद अब बीजिंग और नई दिल्ली दोनों ही अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के रास्ते तलाश रहे हैं। जहां एक और भारत अपनी घरेलू उद्योगों की रक्षा को प्राथमिकता देता है, वहीं चीन चाहता है कि भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP में शामिल हो जाए। दरअसल RCEP एक बड़ा व्यापारिक समझौता है जिसमें 15 एशिया प्रशांत देश शामिल है। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और आयात निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को धीरे धीरे खत्म करना है। अगर भारत इस ग्रुप में शामिल होता है तो अगले 10 सालों में इन देशों के बीच अधिकांश उत्पादों पर टैरिफ 0 यानी 0 तक पहुंच सकता है। चीन के इंटरनेशनल फाइनेंस स्टडी सेंटर के डायरेक्टर लेकिंग झांग का कहना है कि अगर भारत बीजिंग के प्रति थोड़ा खुला रुख अपनाता है और RCEP में शामिल होता है तो चीन भारत से ज्यादा आयात करने के लिए तैयार है। झांग ने कहा कि अगर भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो भारतीय वस्तुएं चीन के बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकती है। उनका कहना है कि इस तरह के आर्थिक सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर सीमा विवाद जैसे मुद्दे सुलझ जाते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। हालांकि भारत ने अब तक RCEP से दूरी बनाए रखी है। जब ये समझौता 2019 में तैयार हुआ था तब भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत के किसानों और छोटे उद्योगों पर सस्ते चीनी माल का असर। भारत को डर था कि चीन से आने वाले सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में बाढ़ की तरफ फैल जाएंगे और इससे घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा RCEP में सेवाओं और निवेश से जुड़े कुछ प्रावधान भारत के राष्ट्रीय हितों से मेल नहीं खाते थे। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का चीन को निर्यात 14.4% से घटकर 14.3 अरब डॉलर रह गया है, जबकि चीन से आयात 11.5% बढ़कर 113.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी व्यापार घाटा और बढ़ गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को RCEP में शामिल होने पर दोबारा विचार करना चाहिए या नहीं। झांग का मानना है कि RCEP पहले से मौजूद है और भारत की अनुपस्थिति से ये साझेदारी अधूरी लगती है। अगर भारत भविष्य में इस नीति पर पुनर्विचार करता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि चीन भारत में निवेश करने के लिए भी तैयार है। चीनी कंपनियां भारत में अपनी शाखाएं और फैक्ट्रियां खोल सकती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत के सेवा क्षेत्र तथा पर्यटन उद्योग को भी लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और भारत दोनों ही बड़े और तेजी से विकसित हो रहे देश है। चुनौतियां जरूर है, लेकिन भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जहां चीन की आर्थिक विकास दर अब धीमे हो रही है, वहीं भारत की GDP तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार चीन की विकास दर 2023 में 5.4% थी, जो 2024 में घटकर 5% रह गई। वहीं भारत की GDP 2025 में 6.5% के आसपास रही और अप्रैल-जून तिमाही में तो ये 7.8% तक पहुंच गई, जो पिछले 5 तिमाहियों में सबसे ऊंची रही। झांग ने कहा कि दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म यानी सुरक्षा नीति और एक दूसरे पर लगाए जा रहे टैरिफ से वैश्विक व्यापार पर असर पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% और चीन पर 30% तक टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे दोनों देशों की निर्यात क्षमता प्रभावित
प्रभावित हो रही है। वहीं हाल ही में तो चीन के ऊपर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का भी ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, जो कि 1 नवंबर से जारी हो जाएंगे। ऐसे में भारत और चीन के लिए बेहतर यही होगा कि वे आपसी सहयोग से इन चुनौतियों का सामना करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए ये समय महत्वपूर्ण है। एक तरफ उसे अपने घरेलू इंडस्ट्री की सुरक्षा करनी है, वहीं दूसरी तरफ चीन जैसे बड़े बाजार में प्रवेश का मौका भी सामने है। RCEP में शामिल होने का फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन अगर भारत अपनी शर्तों पर इसमें दोबारा बातचीत शुरू करता है तो ये एशिया में आर्थिक संतुलन के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि इजराइल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल ने भारत को अपना नया लंबी रेंज एयर टू एयर मिसाइल स्काई स्टिंग ऑफर किया है। ये मिसाइल खास तौर पर बहुत दूर से दुश्मन के हवाई लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बनी हुई है और इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर ये मिसाइल IAF में आती है तो हमारे लड़ाकू विमान लंबी दूरी से ही दुश्मनों को रोक सकेंगे। स्काई स्टिंग में एक उन्नत 3 पल्स रॉकेट मोटर है जो मिसाइल को अलग अलग चरणों में तेजी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल लंबी दूरी तक जाते हुए भी अपनी गति और मेहनत बनाए रख सकती है और टर्मिनल चरण में हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नो एस्केप जोन 150 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी उस दूरी के अंदर लक्ष्य के भागने की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही डर्बी ER जैसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन चीन जैसी ताकतें PL-15 जैसी लंबी रेंज मिसाइल इंडक्ट कर चुके हैं। इसीलिए IAF को भी लंबी दूरी के लिए मजबूत जवाब चाहिए। स्काई स्टिंग इस गैप को भरने में मदद कर सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राफेल ने 2024 में शुरुआती उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए और मिसाइल डेवलपमेंट काफी परिपक्व है। कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत सह विकास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव भी भारत के सामने रखा है, जिससे भारत के घरेलू उद्योग को भी फायदा हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स के स्रोतों के अनुसार स्काई स्टिंग का मूल्यांकन 2026 के दूसरी तिमाही में शुरू होने की योजना है और शुरुआती खरीद 200 से 300 मिसाइलों की बैच के रूप में विचाराधीन है, ताकि 2 स्क्वाड्रन को इससे लैस किया जा सके। इस तेजी की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि देश की घरेलू मिसाइल अस्त्र मार्क 3 की पूरी तैनाती और बड़े स्तर पर उत्पादन 2029-30 तक नजर आ रहा है, यानी बीच का समय खाली ना रहे, इसके लिए विकल्प चाहिए। विकल्पों में यूरोप की MBDA मेटियोर और रूस की R-37M है, लेकिन राफेल का बैकग्राउंड जैसे स्पाइस बियम और पाइथन 5 के सफल उपयोग इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है। साथ ही स्काई स्टिंग को डर्बी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर एकीकरण का समय 18 से 24 महीनों तक छोटा किया जा सकता है। तेजस मार्क 1A के लिए ये मिसाइल इसे लंबी दूरी पर भी खतरनाक बनाएगी और सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लद्दाख की पेट्रोलिंग में ताकत बढ़ाएगी। सुखोई 30 MKI पर लगने पर यह मल्टी रोल क्षमताओं को और निखारेगी और नजदीकी लड़ाइयों के लिए R-77 को सुरक्षित रखेगी। कुल मिलाकर स्काई स्टिंग हमारे लिए एक आकर्षक विकल्प रखती है। यह दूरी, गति और सटीकता तीनों देती है। साथ ही अगर सह विकास और तकनीक हस्तांतरण होता है तो हमारी लोकल इंडस्ट्री भी मजबूत होगी। अगले कुछ सालों में IAF के निर्णय और एकीकरण परीक्षण इस फैसले की दिशा तय करेंगे। बहरहाल क्या हमें रूसी और फ्रांसीसी मिसाइल को छोड़कर इजरायली मिसाइल की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।